हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आप सभी के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान का क्रमबद्ध पढ़ाई में 7वां सेशन लेकर आया हूँ। यानी कि ये 7वां चैप्टर है आपका और चैप्टर का नाम है प्राचीन काल में झारखंड। यहाँ से हम लोग 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम जेपीएससी का है या झारखंड एसएससी का है तो ये वीडियो आपके लिए है। झारखंड एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहना। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक को थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं ताकि आपको एहसास हो जाए कि हमको किस तरह पढ़ना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राचीन काल में झारखंड। ये 7वां चैप्टर है, इसका मतलब 6 चैप्टर तक हम क्रमबद्ध पढ़ा चुके हैं। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। अगर आप हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में हमारा जो है, यहाँ पर हम जानेंगे मौर्य काल से, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है। अब देखिए जहाँ पर मौर्य काल, हर एक टॉपिक को क्लियर किया गया है और आप इस मौर्य काल को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे मौर्य काल से इतना बातें बताया गया है, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे। और देखिए यही सारी चीज़ को पढ़ने के बाद यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह दिया गया है। हर्यक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था? तो बिंबिसार करना चाहता था। ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। इसी तरह से टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 33 है और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर के थ्योरी पार्ट से बनेंगे। अगर आप जान लेते हैं तो बहुत मज़ा आएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। जैसे कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो कहता है निम्न कथनों पर विचार करें। मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। फिर बोल रहा है कि मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। फिर बोल रहा है कौटिल्य के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। और यहाँ पर कूट दे देता है। अब इस कूट में आपका कौन सा सही है, तो जब तक आप ऊपर नहीं पढ़ेंगे तब तक आंसर आप सही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि इसको अगर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ पढ़ लेते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे कि जो हम पढ़े थे वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए ध्यान से। कहता है मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था, वो यही चीज़ पढ़े थे। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक महत्व था, जस्ट अभी पढ़े। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से इंगित किया गया है। पिछले सेशन में आपको बताया गया था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें हमारे झारखंड को किस नाम से यानी कि संबोधित किया गया है, इंगित किया गया है, तो कुक्कुट या कुक्कुट देश। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। फिर बताया गया है कि कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। बिल्कुल बात सही है और अभी हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें भी ये बातें चर्चा है। फिर है आपका इंद्रवाहक नदियों में की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरा प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। तो बिल्कुल सही है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि किस नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, तो इंद्रवाहक से। किसने इसकी चर्चा की है, तो कौटिल्य ने। ठीक है, चलिए। उसी तरह से अशोक है। देखिए अशोक की बात करें तो यहाँ पर लिखा है अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिली है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किस शिलालेख में, तो 13वें शिलालेख में। इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन किया गया है, अशोक का शिलालेख में। ठीक है। उसके बाद कहता है जिसमें से एक आठविक प्रदेश भी था। देखिए यहाँ पर आठविक प्रदेश की बात कर रहा है और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। आठविक प्रदेश में झारखंड क्षेत्र शामिल था, याद रखेंगे। फिर कहता है अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, मतलब कोई दबाव नहीं था, फ्री रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर अशोक के जनजातियों से कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं था, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, चलिए। उसके बाद अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म प्रचार के लिए आठवीं भेजा जाता था। आठवीं उसका एक समूह होता था, बौद्ध धर्म के प्रचार के भेजा जाता था, प्रचार के लिए। और अगर कभी पूछ देगा कि अधिकारी किसको भेजा गया था, तो याद रखेंगे रक्षित को। किसको भेजा गया था, रक्षित को, अधिकारी को भेजा गया था, रक्षित को। जिस तरह से अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और राहुल को भेजा था
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका वगैरह। उसी तरह से यहाँ पर झारखंड जो आया था प्रचार के लिए रक्षित आया था अधिकारी में, और आठवीं भेजा जाता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। बिल्कुल ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि किस शिलालेख में वर्णित किया गया है कि यहाँ के जनजातियों को धर्म का आचरण करना चाहिए, शिलालेख द्वितीय, ये आप याद रखेंगे। अगला नोट वाला बात जरूर याद रखेंगे, झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। देखिए यहाँ पर कौन कौन राज्य स्थापित किया वो जानेंगे। इसके अलावा भारत का विदेशी व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में दिखाई पड़ा। अब देखिए मौर्योत्तर काल में भारत के साथ विदेशी व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था और इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई पड़ा था। अब देखिए झारखंड से कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिएगा। यहाँ जैसे लिखा हुआ है सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सिंहभूम यानी कि रोमन साम्राज्य के जो सिक्के प्राप्त हुए थे वो कहाँ से प्राप्त हुए? सिंहभूम से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी तरह चाय भाषा लिखा हुआ है, देखिए चाय भाषा से इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाय भाषा से इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये आपका आगे क्वेश्चन बनेगा। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। देखिए कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, तो रांची से, और ये कनिष्क के प्रभाव में था, ये आप याद रखेंगे, रांची क्षेत्र। आगे है गुप्त काल। अब देखिए गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल में लिखा हुआ है कि गुप्त काल के अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस काल में सांस्कृतिक विकास हुआ, तो आंसर देना है आपको गुप्त काल। फिर आपका है अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। अगर हम गुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त का शासनकाल 355 से 380 ईस्वी तक रहा था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का शासनकाल में गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त जो था सबसे महत्वपूर्ण शासक था, ये याद रखेंगे, गुप्त वंश का। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशिस्त, इलाहाबाद प्रशिस्त से मिलता है। प्रयाग प्रशिस्त के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक आठविक विजय भी था। इन विजयों में से क्या था? एक आठविक विजय भी था। अब देखिए प्रयाग प्रशिस्त के लेखक हरिसेन, आपको बताया गया था कि प्रयाग प्रशिस्त में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनेगा। और आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि मुरंड वायु पुराण में कहा गया है, और इसमें अगर हर्षु का दे देंगे तो क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशिस्त में इसको हरिसेन ने जो लिखा है इसको मुरुंड नाम दिया गया। आगे कहीं चर्चा होगा, देखेंगे अभी। झारखंड प्रदेश इसी आठविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसका अधीन था, याद रखेंगे। आगे कहता है समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड, देखिए यहाँ पे बताया ना, छोटा नागपुर को क्या कहा जाता था? मुरुंड, और प्रयाग प्रशिस्त में कहा जाता था, याद रखेंगे। प्रयाग प्रशिस्त के लेखक कौन है? हरिसेन, याद रखेंगे। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इस काल में चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आया था, याद रखेंगे। चीनी यात्री फायान कब भारत आया? 405 ईस्वी में, जिसने भारत क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि कुक्कुट लाड जो कहा गया है भारत क्षेत्र को, किसने कहा था? तो फायान ने। कब आया? 405 ईस्वी में,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे है गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपका। कहता है मदुही पहाड़ कहाँ पर है, तो हजारीबाग में है। पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर, यहाँ पर क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर। फिर है सतगावा, सतगावा भी हजारीबाग में और यहाँ से मंदिर मिला है। और पिठोरिया, पिठोरिया रांची में और ये पहाड़ी पर स्थित एक कुआं मिला है। यहाँ से क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर काल, और ये आपका गुप्तोत्तर काल लास्ट है। यहाँ पर देखिए गुप्तोत्तर काल में शशांक शासक है, तो गौड़ शासक था ये शशांक। इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक ने साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शशांक का जो साम्राज्य था कहाँ तक विस्तृत था, तो झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक। ठीक है, शशांक शैव धर्म मानता था और ये बौद्ध धर्म वगैरह का कट्टर था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म का कट्टर था, बौद्ध धर्म को ये यहाँ से खदेड़ दिया था। याद रखेंगे, सब बातें आएगा, अभी पढ़ लेंगे। देखिए शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानी स्थापित की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किसने 2 राजधानी बनाई थी सुचारू रूप से चलाने के लिए झारखंड में, तो याद रखना है शशांक ने। कौन सी 2 राजधानी, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। चलिए आगे कहता है कि प्राचीन काल में शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह प्रथम शासक कौन था जिसकी राजधानी प्राचीन काल में जिसकी राजधानी झारखंड थी, तो शशांक। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। देखिए याद रखना, 100 से शशांक, 100 से शैव धर्म, तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो शशांक ने। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणु सागर है। देखिए वेणु सागर में हम लोग पढ़े थे कि 7वीं शताब्दी में जैन मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है। वेणु सागर कहाँ पर है, तो वेणु सागर आपको बताया गया था हजारीबाग में है। याद कीजिए, पिछला सेशन में आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया था, तो याद रखेंगे। और जो कि एक शिव मंदिर है। अब देखिए वेणु सागर में क्या है, शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह मंदिर सिंहभूम के मयूरभंज की सीमा पर, किस सीमा पर, मयूरभंज की सीमा पर स्थित कोचांग में अवस्थित है। कौन सा मंदिर, शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ है, वेणु सागर में। शशांक द्वारा प्रसिद्ध मंदिर है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, नहीं मानता था। और मतलब कि जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। ये किसने उल्लेख किया है, ह्वेनसांग ने। ठीक है, आगे है झारखंड के शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। देखिए बौद्ध केंद्र को नष्ट किया था किसने, शशांक ने। और इस तरह झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई, बताया गया अभी आपको। उसके बाद है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, वर्धन वंश का, याद रखेंगे। इसके साम्राज्य में कजांगल यानी कि राजमहल का कुछ भाग शामिल था। किसके, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कजांगल यानी कि राजमहल का कुछ भाग शामिल था हर्षवर्धन के शासनकाल में। फिर है कजांगल यानी कि राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन ह्वेनसांग कहाँ मिला था, तो आंसर देना है कजांगल यानी कि राजमहल में। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन अब ऐसा नहीं है कि जितना हम लोग पढ़े हैं सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ न्यू बातें भी यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन ही है, हर्यक वंश का कौन सा शासक झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, मतलब कि प्रचार करना चाहता था। तो हर्यक वंश का कौन सा शासक था, तो ये बिंबिसार था। ठीक है, जो कि हम लोग नहीं पढ़े हैं ऊपर, लेकिन आप लोग याद रखना बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 2, नंद वंश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, ये सही है आपका। ठीक है,
नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। ये भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर है, सी नंबर है, नंद वंश की सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में अवस्थित थी। तो देखो, जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में जो अवस्थित थी कौन था? तो आपको अभी बताया गया, सासांग था। कौन था? सासांग ही था, जिसकी राजधानी यानी कि प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में था। तो आंसर याद रखेंगे सासांग। और 2 राजधानी बनाया था उन्होंने, आपको बताया गया था 2 राजधानी थी सासांक की। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताया गया था ना सासांक की 2 राजधानी, संथाल परगना का बड़ा बाजार स्थापित किया था और दुलमी किया था सासांक ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सासांक वेणु सागर मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो देखो, सासांक कालीन वेणु सागर का मंदिर वो शैव धर्म को मानता था सासांक, तो यहाँ पर शिव मंदिर हो जाएगा। वेणु सागर में शिव मंदिर है, आप याद रखेंगे। लेकिन पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि वेणु सागर जो हजारीबाग में है वहाँ पर क्या था आपका, याद कीजिए। वेणु सागर में बताया गया था 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ। वेणु सागर सिंहभूम में है, वेणु सागर सिंहभूम में है और वहाँ पर शिव मंदिर है। वेणु सागर कहाँ पर है? सिंहभूम में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वेणु सागर सिंहभूम में और वहाँ पर शिव मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हजारीबाग में आपका मदुही पहाड़ की चर्चा होगा, सतगवां पहाड़ का और पिठोरिया का, जो कि मदुही पहाड़ में आपका पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर था। सतगवां में हजारीबाग में मंदिर था और पिठोरिया में रांची में स्थित है ये पिठोरिया, और पहाड़ी पर स्थित कुआं है। आगे चर्चा मिलेगा। चलिए आगे की क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देखो, नीरखंड के नाम से संबोधित किया गया, आपको पता है। देखिए, तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया था, फाहियान ने इसको मुंडल कहा था, ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी में इसको छोटा नागपुर कहा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका नरीखंड यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुजू के जहांगीरी में खोखरा, याद रखेंगे। मुंडल फाहियान ने कहा था, टॉलमी ने कहा था, टॉलमी ने, किसने कहा था? मुंडल, टॉलमी ने। बताया गया था टकला मुंडल कराने से बनता है। छोटा नागपुर, देखिए यहाँ पर आंसर रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी में कहा गया था, लेकिन यहाँ पर नरीखंड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। प्राचीन काल में संथाल परगना को निम्न में से किस नाम से जाना था? नरीखंड। झारखंड के किस नदी को के उद्गम स्थल तक मगध राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? तो झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक? तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा दामोदर नदी। तो झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मगध साम्राज्य की सीमा का विस्तार माना जाता है? तो दामोदर नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड में खुदाई के दौरान इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ प्राप्त हुए थे? आपको बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये चायबासा से प्राप्त हुआ है। इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चायबासा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। रोमन सम्राट के सिक्के झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये सिंहभूम से प्राप्त हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ कहते हैं, झारखंड के किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे? तो देखिए, आपको बताया गया था कि कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? तो रांची से हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रांची में से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिससे ज्ञात हुआ था कि कनिष्क का भी शासन हमारे यहाँ से झारखंड से रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो कहता है कि अशोक द्वारा जनजातियों के बौद्ध के प्रचार के लिए किसे भेजा जाता था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आठवीं। क्या कहते हैं उसको? आठवीं। और आपको बताया गया था कि जो भेजा जाता था अधिकारी रक्षित होता था। क्या होता था? रक्षित नाम का अधिकारी आया था अशोक का। ठीक है, लेकिन उसको जो भेजा जाता था बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए, उसको आठवीं कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 11 में कहता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो कुछ झारखंड का जो उल्लेख है समुद्रगुप्त के शासनकाल में किस नाम से किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताया गया था कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में मुरंड देश, क्या है?
मुरुंड, मुरुंड। अब मुरंड की अगर बात करेंगे, मुरंड की बात करेंगे तो वो हमारा वायु पुराण में था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुरंड की अगर हर्षु का यहाँ हटा दे तो वो वायु पुराण हो जाता है। अब मुरुंड की बात अगर करेंगे तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख मुरुंड, ये प्रयाग प्रशिस्त में था, आपको बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखो आपको पता है गुप्तकालीन अवशेष जो पढ़ाया गया था कि सतगवां से प्राप्त हुआ था, हजारीबाग में ये मंदिर प्राप्त हुआ था। महुदी पहाड़ से आपको बताया गया था, ये भी हजारीबाग में, और पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुआ था। पिठोरिया आपको बताया गया था, ये रांची में है और पहाड़ी पर स्थित कुआं है, ठीक है। तो गुप्तकालीन का ये क्या था, पुरातात्विक अवशेष ये तीनों था। तो ये आंसर हो जाएगा वेणु सागर, ठीक है। वेणु सागर सिंहभूम में है और यहाँ से क्या मिला था, शैव धर्म मिला था, यानी कि शिव मंदिर मिला था जो कि शशांक ने निर्मित किया था। और उधर आगे पढ़े थे हम लोग वेणु सागर सिंहभूम में, और यहाँ पे जैन शताब्दी की 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिला था वेणु सागर से। तो फिलहाल हम लोग इस काल में पढ़ेंगे, प्राचीन काल में अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर वेणु सागर से शिव मंदिर की बात हो जाता है। और ये हमारा गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष में ये नहीं आ रहा है, हमारा 3 अवशेष ये सब आ रहा है, याद रखना। वेणु सागर अलग चीज़ है। अगला, वेणु सागर कहाँ पर है, तो याद रखना वेणु सागर हमारा सिंहभूम में है, वेणु सागर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13 नंबर, शशांक के शासन काल में, देखिए क्या कहता है, शशांक के शासन के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान का मंदिर निर्मित कराया गया। तो देखो वेणु सागर में क्या अभी तो बताए, शिव मंदिर किसने करवाया, शशांक ने, याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हिंदू धर्म को जो चलाया था यानी कि शशांक ने, बौद्ध धर्म का केंद्र को नष्ट करके शशांक ने शैव धर्म स्थापित किया था, और आंसर हो जाएगा यहाँ पे शशांक। तो किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया, बौद्ध केंद्रों को नष्ट किसने किया था, शशांक ने, तथा हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, शशांक ने। वेणु सागर में शिव मंदिर का निर्माण भी किया। अगला, वेणु सागर कहाँ है, सिंहभूम में। अगला क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात ह्वेनसांग से हुई थी। तो बताए थे राजमहल के कजांगल में, ठीक है, तो राजमहल आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। राजमहल में ही यानी कि कजांगल पहले बोला जाता था राजमहल को, ठीक है, और वहीं पे हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। देखो टांगीनाथ का मंदिर कहाँ है, गुमला में, याद रखेंगे, टांगीनाथ का मंदिर गुमला। निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है कि मौर्य काल में भारत से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, बिल्कुल सही था, शुरू में ही पढ़े थे। अगला है मौर्य काल में झारखंड का अपनी राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व थी, बिल्कुल सही बात है, ये भी पढ़े थे। अगला है झारखंड के अनुसार तत्कालीन कुक्कुट देश यानी कि झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी, ये भी सही था, ठीक है। तो हम लोग का तीनों बातें यहाँ सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा तीनों सही है। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ झारखंड से मंगाई जाती थी। कौन सा चीज़ झारखंड से मंगाया जाता था, घोड़ा मंगाया जाता था कि अस्त्र शस्त्र की, हाथी की रसद, तो आंसर होगा हाथी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से क्या मंगाते थे, हाथी मंगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कौटिल्य के झारखंड के इंद्रवाहक नदियों से किस चीज़ के प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। देखो इंद्रवाहक नदियों से हीरा प्राप्त होता था, इंद्रवाहक नदियों से क्या प्राप्त होता था, हीरा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। आपको बताया गया था वो 8वीं ग्रुप होता था, लेकिन उसमें जो अधिकारी की बात किया जा रहा है रक्षित को भेजा था। किसको भेजा था, रक्षित को। चलिए
राहुल और संघमित्रा उसका पुत्र हुआ करता था, यानी कि पुत्र पुत्री था। संघमित्रा पुत्री, राहुल पुत्र, जो इसको श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था। अगला है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए। तो तुमको धम्म की बात किया, धम्म किसका था? तो अशोक का था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अशोक, उसी ने भेजा था, 8वीं को भेजा जाता था, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए झारखंड। अगला, और अप्रत्यक्ष रूप था शासन प्रणाली अशोक का झारखंड से अप्रत्यक्ष था, कोई दबाव नहीं था। अगला, हजारीबाग के किस काल से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं? देखो यहाँ पर गुप्तकालीन पत्थरों के मंदिर काट कर प्राप्त हुए, कहाँ से? आपको बताया गया था। देखो इसको तो पढ़े थे हम लोग, कहाँ पर है इसको की याद आया आप लोगों को? हजारीबाग में ही है। और बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र हुआ करता था। खुला सूर्य मंदिर था वहाँ, शैल चित्र दीर्घा था वहाँ। तो ये सिर्फ बताए थे, आपको बताए थे कि इसको में शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष मंडल एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित थे। तो इसको तो होगा नहीं। उसी तरह यहाँ पे देखिए महूदी पहाड़ लिखा हुआ है और सतगवां पहाड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाया गया है? माने कि पत्थरों को काटकर मंदिर की बात कर रहा है। तो ये महूदी पहाड़, और महूदी पहाड़ कहाँ पर है? ये हमारा हजारीबाग में, यही बोल रहा है हजारीबाग के जी किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काट कर मंदिर प्राप्त किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका महूदी पहाड़, महूदी पहाड़। और सतगवां पहाड़ जो था आपका, यहाँ देखिए सतगवां लिख दिया है, ये भी हजारीबाग में, लेकिन यहाँ मंदिर है, मंदिर है, सिर्फ पत्थर काट कर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे, निम्न में से किस शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि साम्राज्य को मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। किसने मिला लिया था? तो ये समुद्रगुप्त का प्रतापी शासक था। आपको बताया गया था समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। 355 से 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसको भारत का क्या कहा जाता था? नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए, इसका विजय जो भी चर्चा होता था, प्रयाग प्रशिस्त, जो कि पहले इलाहाबाद प्रशिस्त नाम था, यानी कि इलाहाबाद प्रशिस्त प्रयाग प्रशिस्त में मिलता है, और हरिसेन लेखक है प्रयाग प्रशिस्त के। तो ये सब बातें यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को यानी कि मुरुंड देश कहा गया था, याद रखेंगे ये भी, मुरुंड, प्रयाग प्रशिस्त में उसकी चर्चा है। छोटा नागपुर को कहा जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड में मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन मानी जाती है? अब देखो यहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको शायद आपने नहीं पढ़ा है, तो आंसर होगा गुप्त काल, ठीक है। तो मुंडा पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा किस काल की देन है? तो गुप्त काल की देन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखो ये आंसर हो जाएगा आपका पलामू। कहाँ से प्राप्त हुआ है? पलामू से। झारखंड के किस जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पलामू से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कौन सा है? रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित एक कुआं मिला है। बिल्कुल सही, आपको बताया गया था, बहुत अच्छी बात है। सतगवां पहाड़ में एक मंदिर है, मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बात भी सही है। कहता है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर से हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। रांची के निकट पिठौरिया पहाड़, ठीक, आपको बताया गया था पिठौरिया पहाड़ कहाँ है? तो रांची में। और पहाड़ी पर स्थित क्या मिला था? एक कुआं मिला था। याद रखना, रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर कुआं मिला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल सही है। सतगवां पहाड़ी से प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब इसमें गलती खोजेंगे। तो देखिए गलती की बात कहता है कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी।
कहाँ लेनी पड़ी? शरण झारखंड में। तो कन्नौज का जो राजा था यशोवर्मन के विजय के अभियान में के दौरान मगध के राजा कौन है? जीवगुप्त द्वितीय को कहाँ शरण लेना पड़ा? झारखंड में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, सही बात है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। बिल्कुल सही बात है। राजमहल को क्या बोला गया था? कजांगल। हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला था ना राजमहल में, याद रखना। तो कजांगल बिल्कुल चर्चा की गई है। कहता है गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुडलाड नाम से संबोधित किया है। तो देखो गुप्त काल के इस क्षेत्र में चीनी यात्री जो आया था फाहियान ने, इसको क्या कहा गया था? कुकुडलाड कहा था। बिल्कुल सही है, तो नाम से संबोधित किया गया है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 33 क्वेश्चन है, 28 देखिए। कहता है कि घाघरा यानी कि गुमला में स्थित हापामुनि गांव का महामाया मंदिर किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? तो आंसर देखिए पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल। तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व मध्यकाल। क्या आंसर हो जाएगा? पूर्व मध्यकाल। घाघरा गुमला में स्थित हापा मुनि मंदिर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बन जाएगा यहाँ पे कि हापा मुनि मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो घाघरा में। घाघरा कहाँ है? तो गुमला में, ठीक है। और महामाया हापा मुनि गांव का, ये गांव का महामाया मंदिर, ठीक है। महामाया मंदिर घाघरा गुमला में है और किस काल से संबंधित है? तो ये पूर्व मध्यकाल, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस गांव में महामाया मंदिर है? तो हापा मुनि गांव में। और हापा मुनि गांव कहाँ है? तो गुमला में। गुमला कहाँ है? तो घाघरा में, यानी कि घाघरा के गुमला में, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल इसका आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? देखो पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख जो प्राप्त हुए वे सतगवां पहाड़, ईटखोरी, बेनीसागर तो शिव धर्म की बात हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इसका आंसर देना है आपको, आंसर होगा ईटखोरी से, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो ईटखोरी। देखिए महूदी पहाड़ कहाँ पर है? महूदी पहाड़ हजारीबाग में है। पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर यहीं इस पर है अवस्थित। सतगवां पहाड़ भी हजारीबाग में ही है, मंदिर मिला था यहाँ, याद रखेंगे। बेनीसागर तो पता है सिंहभूम में है, और यहाँ से क्या मिला था? शशांक का शिव मंदिर, ठीक है, निर्मित किया था। और पहले हम लोग बेनू सागर पढ़े थे, वो बेनू सागर सिंहभूम, और वो 7वीं शताब्दी का जैन मंदिर से संबंधित है। यहाँ बेनी सागर लिखा है, नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, याद रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? ये पूर्व मध्यकाल में हुआ है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर ये याद रखेंगे गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर, ये इंपॉर्टेंट होता है। गुमला का प्रसिद्ध टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? पूर्व मध्यकाल में। अगला तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, गुमला में। और किस काल में निर्माण हुआ? पूर्व मध्यकाल में। 31 नंबर, रामगढ़ जिले के रजरप्पा, आपको बताया गया था पिछले सेशन में, याद कीजिए कि रजरप्पा मंदिर जो है कितना किलोमीटर दूर था रांची से? 28 किलोमीटर, मैंने 28 किलोमीटर दूर में स्थित था, और भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर था। तो यहाँ पर याद रखेंगे रजरप्पा नामक स्थान पर निर्मित छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो किस काल में हुआ है? तो ये भी हमारा पूर्व मध्यकाल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्यकाल। अगला क्वेश्चन है 32, ईटखोरी में निर्मित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो देखो ईटखोरी की बात कर रहा है, और देखिए ईटखोरी में क्या था? भद्रकाली। और कहीं ऑप्शन मिला था आपको, लेकिन हम लोग उसको ध्यान, मतलब ईटखोरी आपको जैसे कि 29 नंबर, जैसे कि हम बताए थे आपको, देखिए क्वेश्चन 29 यहाँ पे ईटखोरी ये ऑप्शन हम आपको समय चर्चा नहीं कर पाए। सतगवां पहाड़ की चर्चा किए थे। सतगवां पहाड़ कहाँ पर है? तो ये हजारीबाग में है, और सतगवां पहाड़ से मंदिर मिला था। और उसके बाद बेनीसागर हम चर्चा किए थे कि इसी यहाँ पर क्या है बेनीसागर में, यानी कि बेनीसागर शशांक का शैव मंदिर से संबंधित है। महूदी पहाड़ कहाँ पर है? तो ये भी हमारा हजारीबाग में, और पत्थरों को काट कर यह मंदिर बनाया गया था। तो ये ईटखोरी की बात, लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लो। पाल शासक महेंद्र पाल ने शिलालेख प्राप्त हुआ झारखंड के किस स्थान से? पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये क्वेश्चन था। तो आंसर था आपका ईटखोरी, था ना। महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए। अब देखिए ईटखोरी की चर्चा यहाँ पर आ जाइए।
कहता है ईंटखोरी में स्थित मां भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पाल काल में आपने यहाँ ही पढ़ा, देखिए आप फिर से एक बार यहाँ पर ही पढ़ा, देखिए पाल शासक बोला है, महेंद्र पाल के शिलालेख पाल शासक बोला है ना, तो ये ईंटखोरी हो गया आंसर इसका। ठीक है, और भद्रकाली की अगर यहाँ बात करेगा तो क्या आंसर दोगे, ईंटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पाल काल। क्या हो जाएगा, पाल काल, ये याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि 32 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के किस राजा ने 32वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। झारखंड का राजा उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में, सिंहदेव, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय या फिर जयदेव, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, नरसिंहदेव द्वितीय आंसर हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, नरसिंहदेव द्वितीय ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हम लोग 33, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी चर्चा कहीं नहीं था आगे, लेकिन झारखंड उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में सर्वप्रथम स्वयं को झारखंड का राजा घोषित किया था। तो स्वयं का राजा घोषित किसने किया था, तो नरसिंहदेव द्वितीय, प्रथम नहीं द्वितीय, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो टोटल हम लोग क्वेश्चन 33 देखे और टोटल हम लोग थ्योरी पार्ट को देखकर यहाँ तक बनाए। अगला चैप्टर देखिए, ये तो प्राचीन काल में झारखंड हो गया, अगला जो होगा आपका, ये 7वां चैप्टर था, 8वां चैप्टर होगा आपका मध्यकाल में झारखंड, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, टोटल प्लेलिस्ट दे देते, वहाँ से आप लोग देख लेना। मध्यकाल के में झारखंड क्रमबद्ध पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।